सुषमा अपनी बहू कोमल का गृह प्रवेश करती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, अरे सुषमा, मैं तो एकदम सही समय पे आई हूँ। क्या बात है, तू तो अब सास बन गई। हाँ हाँ विमला, आ बहू का गृह प्रवेश करवा देते हैं। और तू बहू की मुंह दिखाई भी कर लियो, लेकिन यहाँ कंजूसी नहीं चलेगी तेरी। अरे मैं तो बस यूं ही चली आई थी, देखा कि तेरी बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, तेरी बहू को कल ही देख लूंगी। मेरा तो रोज का आना होता है। सच में विमला, तू कितनी कंजूस है। बहू, कलश को गिराकर अंदर आ जा। सुषमा की बहू कोमल कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाती है। लेकिन जब कोमल कलश को अपने पैरों से गिरा रही होती है, तभी सुषमा की पड़ोसन विमला की नजर कोमल के पैरों पर जाती है, जो उसे थोड़े अजीब लगते हैं। अरे ये सुषमा की बहू के पैर इतने अजीब क्यों हैं? विमला ये सोचते हुए बार बार कोमल के पैरों की तरफ ही देखी जा रही थी और कोमल तो हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। तभी सुषमा विमला को अपनी बहू की तरफ अजीब तरह से देखते हुए देखकर विमला से कहती है, अरे विमला, क्या हुआ? तू मेरी बहू को इतनी हैरानी से क्यों देख रही है, वो भी उसकी पैरों की तरफ? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं सुषमा, लगता है मेरे हाथों की अंगूठी खो गई है, बस वही देख रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा ना जाने क्या हो गया तुझे। खैर ये सब छोड़, और तू ये बता कि तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए शगुन दे रही है या नहीं? अरे सुषमा, तेरी बहू की मुंह दिखाई करने से ज्यादा उसकी पैर दिखाई करने का मन कर रहा है। क्या बोल रही है तू भी? पैर दिखाई? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तू जानती है ना, मुझे मजाक करने की आदत है। देख, तेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए पैसे भी नहीं लेके आई हूँ, किसी और दिन मुंह दिखाई कर लूंगी। बहू चल, तुझे मैं तेरा कमरा दिखा दूं। इतना बोलकर सुषमा अपनी बहू को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। इधर विमला अपने घर आ जाती है, सुषमा की बहू के अजीब से पैरों के बारे में सोचते हुए। लेकिन इधर सुषमा 2-3 दिनों तक तो अपनी नई नवेली बहू से घर का कोई काम नहीं करवाती। लेकिन एक रोज सुबह सुबह सुषमा उठती है तो वो अपनी बहू कोमल को हॉल में बैठी बैठी आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, उठ भी जा। अब तो तेरी शादी की सारी रस्में भी खत्म हो चुकी है। अच्छा होता तू मेरे बोलने से पहले घर के कामों में लग जाती। जी माँ जी, मैं अभी चाय खाना पानी बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, यही तेरे लिए बेहतर भी है। लेकिन एक मिनट, तू ऐसे उचक उचक कर क्यों चल रही है? एक तो तू पहले ही छोटी है और चल भी ऐसे रही है जैसे तेरे पैरों में कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं माँ जी, मेरे पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही चलती हूँ। आज तो बड़ी बहू भी आ जाएगी। उसकी माँ ठीक है, तेरी शादी वाले दिन उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे बीच में से शादी छोड़कर जाना पड़ा। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी दीदी जी का इंतजार है। सुषमा अपने दोनों बेटों की शादी कर चुकी थी। सुषमा की बड़ी बहू सीधी और घर परिवार को जोड़कर चलने वाली थी। वहीं कोमल को तो अभी भी अपने ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन बीते थे। लेकिन सुषमा अपनी बहू के चलने पर नोटिस करती है कि वो ढंग से चल नहीं पाती, चलती है तो उचक कर चलती है। अब देर शाम सुषमा की बड़ी बहू चंदा का आना होता है। माँ जी कैसी हैं आप? और मेरी देवरानी जी, आप कैसी हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें? और होगी भी ना तो अब मैं आ गई हूँ, सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी अब। अरे दीदी जी, मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और अब माँ भी ठीक ही है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी माँ की तबीयत को देखकर, लेकिन अब वो ठीक है, इसलिए मैं आ गई। चंदा आने के बाद घर के कामों में लगी होती है और ये देख कोमल अपनी जेठानी से कहती है, अरे वाह दीदी जी, आप कितनी जल्दी में काम निपटाती है। मुझे आदत है काम करने की, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तुझे भी सिखा दूंगी फटाफट काम करना। हाँ बिल्कुल दीदी, मैं किचन का काम कर लेती हूँ, तब तक आप पोछा लगा लीजिए। इतना कहने के बाद जैसे ही कोमल किचन में अपने पंजों पर पैर उठाकर चल रही होती है, वो पीछे के पानी पर गिर पड़ती है। अरे मर गई, हाय रे मेरी कमर टूट गई। अरे कोमल, तू ठीक तो है ना? तू ये उचक उचक के क्यों चलती है? पैरों को जरा बैठा के चला कर। अरे दीदी, मुझे ऐसे ही चलने की आदत है, अब क्या करती, इसी वजह से तो मैं इतनी बुरी तरह गिरी हूँ। हाय रे मेरी कमर। चंदा कोमल को सहारा देकर सोफे पर बैठाती है। तभी कोमल की सास सुषमा
पड़ोसन विमला के साथ आती है। अरे क्या हुआ छोटी बहू को? चंदा क्या हुआ, ठीक तो है ये? अरे माँ जी, आप तो जानती है ना कोमल को कैसे चलती है, तो बस जब देखो तब गिर जाती है। अरे इसे भी मैंने कितनी बार कहा है हवाओं में उड़ते हुए मत चलाकर, लेकिन नहीं, इसे तो हवा में उड़ना है। अरे सुषमा, तेरी बहू का कद कितना छोटा है, लेकिन तेरी बहू के पैर के पंजे देख कैसे फैले हुए हैं। इतना ही नहीं विमला, इन्हीं पंजों की वजह से मेरी बहू हर दिन गिरती रहती है। तू तो कई दिनों से मेरे घर आ ही नहीं रही थी, वरना तो तू इसकी चाल देख लेगी तो तेरा भी मन होगा कि ऐसी बहू लाने से अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। तभी तो उस दिन जब तेरी बहू गृह प्रवेश कर रही थी तो मुझे उसके पैर के पंजे बड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, बिना बात के कलेश हो जाता और तुझे यही लगता कि मैं तुझसे जल रही हूँ, लेकिन जलने जैसी कोई बात नहीं है। अरे यहाँ मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है और आप लोग मेरा मजाक बना रहे हो। अरे नहीं नहीं कोमल, चल मैं तुझे तेरे कमरे तक पहुँचा आती हूँ। इतना बोलने के बाद चंदा अपनी देवरानी को उसके कमरे तक पहुँचा कर आती है और विमला और सुषमा अभी भी अपनी छोटी बहू के पैरों और उसके चलने के ढंग को देख रहे थे। सुषमा, लगता है तूने अपनी बहू को शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरे उस वक्त तो ठीक से चलकर आई थी, एकदम गुणी संस्कारी बनकर। अब ये इसकी आदत है तो कैसे जाएगी? इसके ऐसे चलने की वजह से कल जब ये खुद गिरी तो मेरे ऊपर इसने चाय गिरा दी। अरे बाप रे सुषमा, तेरे तो दिन खराब चल रहे हैं, थोड़ा ना संभल के रही हो अपनी बहू से। पता नहीं क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, मेरी छोटी बहू के पंजों ने तो आफत मचा रखी है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा अपनी बहू के चलने को लेकर उसे कई बार टोक चुकी थी, लेकिन कोमल के पैरों के पंजे जैसे आगे से चौड़े थे, उस हिसाब से वो अपनी एड़ी बिठाकर चलती ही नहीं थी, जिसे उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो उचक उचक कर चल रही है। एक रोज सुषमा और विमला बाजार जा रहे होते हैं और जब कोमल को पता चलता है कि उसकी सास बाजार जा रही है तो वो भी बाजार जाने की जिद करती है। ठीक है, मैं तुझे ले तो चलती हूँ, लेकिन ध्यान रहे जैसे तू चलती है, अगर तू वैसे चलकर गई तो मैं तुझे बाजार में ही छोड़ाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, जिस दिन से मैं गिरी हूँ और मेरी कमर में चोट आई है उस दिन से मैं अच्छे से चलने लगी हूँ। कोमल के कहने पर उसकी सास उसे अपने साथ बाजार तो लेकर जाती है, लेकिन जब भी कोमल उचक्कर चलती उसकी सास उसे टोक दिया करती थी। लेकिन अब बाजार में पहुंचकर कोमल पर ना तो सुषमा ध्यान देती है ना ही विमला, और फिर से वो उचक्कर चलने लगती है। लेकिन तभी कोमल का पैर मुड़ जाता है और वो गिरते गिरते विमला को धक्का दे देती है। कोमल तो संभल जाती है, लेकिन विमला एक बूढ़ी की बाहों में जाकर गिरती है। बस बस, क्या कर रही है विमला? अब अपने पैरों पर खड़ी भी हो जा, तेरी आशिकी लड़ाने वाली उम्र गई। अरे शुक्रिया शुक्रिया मुझे गिरने से बचाने के लिए। अरे बहन जी, थोड़ा संभल के चला करो। क्या? किसको बोल रहा है बहन? अरे बुड्ढे, अच्छे खासे मूड को ना तूने खराब ही कर दिया। बहन होगी तेरी माँ और तेरी बीवी, समझा बुड्ढे? अरे बहन जी, भला क्यों रही हो? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे जाता ही या मार खा के जाएगा। और तुझे भलाई करने का इतना शौक है ना, जा मंदिर में जाके भिखारियों की मदद कर। सुषमा को तो पता था कि उसकी बहू गिरते गिरते बची, लेकिन विमला को धक्का उसने ही दिया जो उस बूढ़े की बाहों में जाकर गिरी। लेकिन कोमल अपनी इस चाल को बदलने की पूरी कोशिश करती है और अपने आप में ही सुधर भी जाती है। शहीद फौजी राम सिंह की 5 बेटियां हैं, जिनमें से कोई अपने पिता की ड्यूटी को संभालते हुए फौजी है, तो कोई अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। लेकिन इनमें से एक बेटी लोगों से हफ्ता वसूलती है, तो दूसरी नाइट क्लब में पब में रातें गुजारती है। तो अब ऐसे में क्या 5 बेटियों में से कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने पिता का नाम खराब करेगी और कौन सी बेटी नाम बनाएगी? जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। दामिनी के पति राम सिंह एक फौजी थे जो अब इस समय दुनिया में नहीं है। वो अपने ड्यूटी के दौरान ही देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देती है। ऐसे में अचानक से फौजी राम सिंह की पत्नी दामिनी पर उनकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें से एक बेटी सीमा को राम सिंह के बदले की जॉब मिलती है और वो भी अपने पिता की तरह फौजी के कंबान संभालती है। एक रोज
दामिनी सुबह के समय नाश्ते के साथ रिंकू और रूही को ढूंढती है, क्योंकि खाने के टेबल पर अभी सिर्फ दामिनी की 3 बेटियां ही मौजूद थी। ऐसे में दामिनी अपनी और बेटियों को नाश्ता देते हुए अपनी बेटियों से कहती है, मुझे भगवान ने 5 बेटियां तो दी हैं, लेकिन 3 तो अच्छी खासी सुधरी हुई हैं और 2 ने तो मेरा क्या, अपने फौजी बाप का भी नाम मिट्टी में मिला रखा है। माँ रहने दो, रिंकू कहीं हफ्ता मांग रही होगी और उसके बाद वाली आपकी लाड प्यार में बिगड़ी हुई बेटी रूही रात का नशा उतार रही होगी सोकर। लेट नाइट पार्टी करके आई है, बाकी आपके सामने है। माँ, मुझे तो आज ही अपनी ड्यूटी पे निकलना है, ना जाने कब फिर मुझे आप लोगों के साथ खाना खाने का मौका मिले। हाँ, एक तू ही तो अपने बाप को समझ पाई और ऐसे समय में उनकी ड्यूटी संभाली, जो कर पाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है। दीदी, मुझे आपकी तरह ही बनना है। अभी तो मैं कॉलेज कर रही हूँ, मुझे भी पापा का नाम रोशन करना है। हाँ जरूर महिमा, पहले तो मैं निशा की शादी कर दूं किसी अच्छे से घर में। ये मेरी ऐसी बेटी है जिसके ना रहने से घर सूना हो जाएगा। इतनी संस्कारी और समझदार है ये, मुझे मरने के बाद तुम्हारी चिंता नहीं सताएगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आपके बिना हम भी नहीं जी पाएंगे। फौजी राम सिंह की बड़ी बेटी निशा संस्कारी और समझदार थी। दूसरी बेटी सीमा अपने पापा के जाने के बाद उनका पद संभाल रही थी। तीसरी बेटी रिंकू हफ्ता ले रही थी, वो भी हर किसी से। चौथी बेटी रूही रात को पब और डिस्को जाना पसंद करती थी और सबसे छोटी बेटी महिमा भी कॉलेज में थी, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। और दामिनी अपनी इन दोनों बेटियों को सुधारना चाहती थी। देर शाम रिंकू अपने घर से निकलती है और मार्केट जाती है और दुकानों से हफ्ता लेती है। और जब वो एक सुनार की दुकान से हफ्ता ले रही थी, तभी रिंकू सुनार से कहती है, ए शाणे, मेरे को देखकर क्या छुपा रहे लाए? चल, ज्यादा शान बत्ती नहीं करने का। रिंकू देख, ये तो सही नहीं कर रही है। ये चैन मैंने किसी कस्टमर के लिए मंगवाई है। तो अब ये अपन की, समझा क्या? चल कल्टी लेने का। अभी मैं तेरे से हफ्ता नहीं मांग रही है, शुक्र मना, और यही लेकर जा रही है बस। रिंकू देख, सच में ये बजट से ज्यादा है, मैं लुट जाऊंगा। ये सुनकर अब रिंकू की नजर सुनार की दुकान की अंगूठी पर जाती है और रिंकू उसे पहनते हुए सुनार से कहती है, चल अब रिंकू को तेरे दुकान का ये अंगूठी भी रवाज लगेला है। ये भी अपन का, तेरी 1 महीने की छुट्टी। तेरे से अपन के पर्यटन लोग वसूली नहीं करेगा, समझा क्या? रिंकू ये तो ठीक नहीं कर रही है। मैं राम सिंह की बहुत इज्जत करता हूँ, देख ले तू। ए शाणे, अब तू अपन को अपन के ही बाप की धमकी देगा, वो भी उसकी जब यहाँ है ही नहीं। यही गाड़ देगी मैं तेरे को। ये थी मार्केट मोहल्ले में रिंकू की दादागिरी। लेकिन अभी तो आपको रूही से भी मिलवाना है, जो पब में डिस्को करना कभी नहीं भूलती है। देर शाम अब दामिनी घर का काम कर रही थी और रूही चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उसमें से 5000 रुपए निकालकर जैसे ही दबे पाँव घर से निकलने को होती है, वैसे ही दामिनी अपनी बेटी रूही से कहती है, हो गया तेरी नाइट ड्यूटी का समय, कभी लेट नहीं होती ना तू अपनी इस जॉब पर। ओह गॉड मॉम, आपको पीछे से बोलना जरूरी है क्या? अब जैसे ही रूही जाने लगती है, वैसे ही रिंकू भी घर आती है और रिंकू को देखकर दामिनी कहती है, देखिए जी, आपकी ये दोनों बेटियां कितना नाम कर रही हैं। एक तो अभी नाइट शिफ्ट करेगी और एक लोगों को मार पीट कर उनसे पैसे वसूल कर आ रही है। इन दोनों ने जो भी किया है, उससे आपके जानने के बाद हर कोई मुझसे यही कहता है, यही है शहीद फौजी राम सिंह की बेटियां। ब्रो, लव यू। तू निकल, अपन देख लेगा मॉम को। अब जैसे ही रात के खाने के लिए निशान, दामिनी, महिमा और रिंकू बैठते हैं, वैसे ही निशा अपनी बहन रिंकू के गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठी देखकर रिंकू से कहती है, रिंकू, आजकल तो तू बहुत ही तरक्की कर रही है। क्या बात है, हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चैन, कैसे? अपन का रुतबा ही ऐसा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम? निशा खाना खा, किसे समझा रही है जो दूसरों का घर लूटने में एक पल नहीं सोचती है। अब इधर रूही पब में ज्यादा पीने के बाद पब के मालिक से बहस कर लेती है और पब के मालिक को पुलिस बुलानी पड़ती है। दरअसल रूही पब वाले को लेट नाइट पब खोले रखने की जिद करती है। तभी रूही पब मालिक से कहती है, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तुझ जैसे को मैं देख लूंगी। और जब रूही को पुलिस ले जाती है,
तो सुबह दामिनी को पता चलता है कि रूही पूरे रात थाने में रही। ऐसे में रिंकू रूही को थाने से लाती है और वैसे ही रूही रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मुझे पता चला कि मैं अपने पिता की कितनी बदनामी करवा चुकी हूँ। नहीं रूही, किसने कहा ऐसा? तू ठीक तो है ना? माँ, अब आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि आपकी बेटी रूही ने अपने पिता का नाम खराब किया है, क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे कह रहा था कि एक फौजी की बेटी ऐसे रात को नशे में घूमती है। उसने मुझे बहुत कुछ कहा माँ। अपन की सिस्टर को ऐसा बोला उसने? उसकी तो रेल निकाल डालेगी अपन, मैं छोड़ेगी नहीं उसको। रिंकू नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने ये सब इसलिए ही बोला होगा क्योंकि रूही नशे में थी। इसके बाद तो रूही सुधर जाती है और वो लेट नाइट पार्टी करने की जगह दिन में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लिया करती थी। लेकिन रिंकू तो अभी भी गुंडागर्दी नहीं छोड़ती और उसका सबसे हफ्ता लेने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। तभी एक रोज फुल टेंशन में रिंकू कहीं जा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला रिंकू को देखकर ताने मारते हुए रिंकू से कहती है, ये चली हफ्ता वसूली करने, फौजी राम की गुंडी बेटी। इसकी तो गुंडागर्दी कभी खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर रिंकू विमला से कहती है, पीठ पीछे बात नहीं करने का। विमला आंटी समझी क्या? अपन यहीं से गुजर रही है और तू एड़ी चाले चल रही है और अपन को समझ भी ना आए। मैं तेरे जैसे से मुंह नहीं लगती। बाप देश की सेवा करते मरा और तू लोगों को लूटने पर लगी है। अभी मेरे बाप को बीच में तू काय को लेकर आई, पहले बता मेरे को। तेरा बाप तो कितना अच्छा था, वो किसी से मुंह तक नहीं लगता था। अपन का बाप भले ही फौजी था, अपन को भी उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन अपन के सामने ही अपन को तू बोलेगी ना तो अभी इधर ही अपन तेरे को गाड़ डालेगी, समझी बराबर? विमला और रिंकू की लड़ाई देखकर दामिनी बाहर आती है और रिंकू को जैसे तैसे अंदर लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और शांत भी करवाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और फौजी राम सिंह की बेटी निशा के लिए एक रिश्ता आता है और लड़के वाले निशा को पसंद कर लेते हैं और लड़के का पिता यानी धर्म सिंह दामिनी से कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी बड़ी बेटी निशा हमारे घर की बहू बनेगी, क्योंकि राम सिंह ने जो बहादुरी और गर्व के साथ इस देश का नाम रोशन किया है, उससे तो आपके परिवार और आपके बच्चों में वो संस्कार ही नजर आते हैं और मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये बातें सुनकर निशा और उसकी 4 बहनें भावुक हो जाती है। यहाँ तक कि रिंकू भी भावुक होकर मन ही मन सोचती है, शायद मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है। मेरे पिता का नाम हर कोई बड़े गर्व के साथ लेता है और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने पापा का नाम खराब नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद लड़की वाले चले जाते हैं और दामिनी अपनी 4-5 बेटी से कहती है, देखा तुमने, आज शहीद राम सिंह की वजह से मेरी बड़ी बेटी निशा के लिए रिश्ता खुद चल कर आया है। बल्कि बेटियों के लिए तो रिश्ता ढूंढा जाता है, लेकिन तुम्हारे पापा के नाम और उनके संस्कार की वजह से लोग खुद चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। माँ, आप ये सही कह रही हो। पापा के नाम की वजह से ही तो ये आज रिश्ता चल कर आया है, वरना आप हमारे लिए किस लड़के का हाथ मांगती। इस तरह रिंकू और रूबी को भी एहसास होता है कि शहीद फौजी राम सिंह ने जो नाम और रुतबा कमाया है उसे बरकरार रखा जाए। और उस दिन के बाद से रिंकू का खौफ मोहल्ले में बरकरार तो रहता है, लेकिन वो हफ्ता लेना बंद कर देती है। काजल की शादी कुछ ही समय पहले प्रकाश के साथ होती है। काजल प्रकाश की अरेंज मैरिज होती है, लेकिन प्रकाश एक ही नजर में काजल को पसंद कर चुका होता है। लेकिन काजल को प्रकाश पसंद नहीं था। काजल बस अपने पेरेंट्स की मर्जी की वजह से प्रकाश के साथ 7 फेरे ले लेती है। एक रोज काजल की सास कालिंदी कहती है, अरे बहू, तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तू घर में ही क्यों रहती है? कहीं बाहर क्यों नहीं जाती घूमने के लिए? माँ जी, क्या बाहर घूमना, अभी शादी को कुछ ही समय तो हुआ है। शादी में मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए भी 3-4 महीने तक कहीं घूमने का सोच भी नहीं सकती। बहू, तेरी मर्जी है, बाद में मत बोल दियो कि तेरी सास ने तुझे शादी के बाद बाहर घूमने नहीं दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। ये बुढ़िया तो ज्यादा ही मॉडर्न है, जबरदस्ती मुझे बाहर भेजना चाहती है। इसके बेटे के साथ बाहर जाएगा कौन? क्या हुआ बहू, ऐसे क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दो।
तुझे जो बनाना है बना ले, मैं और प्रकाश वही खा लेंगे। प्रकाश को तो तू अपने हाथ से जहर भी देगी ना, तो वो भी खुशी खुशी खा लेगा। इतना पागल है तेरे पीछे। इतना कहकर कालिंदी अपने कमरे में चली जाती है। काजल भी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में जाती है। थोड़ी ही देर में प्रकाश भी घर आ जाता है। प्रकाश काफी ओल्ड फैशन टाइप होता है और उसका पूरा लुक 4 बच्चों के बाप जैसा था, लेकिन काजल इससे बिल्कुल अलग, एकदम मॉडल और बहुत ही सुंदर नजर आती थी। प्रकाश के घर आते ही काजल कहती है, आ गए आप? आपके लिए चाय बनाऊं या कॉफी? ओ सॉरी, पानी तो लाना ही भूल गई, पहले पानी लेकर आती हूँ। कितनी फिक्र करती है ये मेरी, चाय बना दो। इसके बाद काजल प्रकाश को पानी का ग्लास देती है और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है। सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद किचन में जाकर काजल बर्तन धोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रकाश आ जाता है और बर्तन धोने में काजल की मदद करने लगता है। ये देखकर काजल कहती है, क्या तुम बर्तन धोने में मेरी मदद करना चाहते हो? मदद करना चाहते हो से क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, बर्तन धो रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो एक काम करो, सारे बर्तन धोकर आ जाना, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचने लगती है, ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था ना, मैंने भी अच्छे से मजा चखाया, अब बर्तन धोकर चुपचाप सो जाएगा। यही सब सोचते हुए काजल सो जाती है। प्रकाश बर्तन धोकर आता है और काजल को खुश होता हुआ देखकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होती है और कोई बहुत ही सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लगता है। काजल उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो बाहर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा होता है और वो काजल का हाथ पकड़ लेता है। तभी प्रकाश बाहर आता है और प्रकाश को देखते ही वो लड़का काजल का हाथ छोड़ देता है। तभी प्रकाश कहता है, काजल कौन है ये और यहाँ पे क्या करने आया है? प्रकाश, ये मेरा मुंह बोला भाई पंकज, इसके एग्जाम है तो ये यहाँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। मैं काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि बताना ही भूल गई तुम्हें। अच्छा, तो अंदर तो बुला लो उसे। वैसे तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई भी है। बताया तो मैं भूल गई थी काम की वजह से। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पंकज यहाँ से चला जाएगा। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अब नाश्ता बना लो, सब मिलकर साथ में नाश्ता करेंगे। इतना कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। पंकज कालिंदी के पैर छूता है और उसके साथ ही बैठकर बातें करने लगता है। काजल नाश्ता बनाकर लाती है, सभी साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी कालिंदी अखबार पढ़ रही होती है और कहती है, अरे देखो देखो क्या न्यूज छपी है अखबार में। घर की बड़ी बहू अपने आशिक को घर में मुंह बोला भाई बनाकर लाई और उसके साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग गई। माँ, सुबह सुबह कैसा न्यूज पढ़ रही हो? सुबह सुबह सीताराम का नाम लिया करो। अब तो कोई भरोसे के लायक भी नहीं बचा। किसका किसके साथ टांका फिट हुआ है, किसका नहीं, समझ ही नहीं आता है। माँ जी, नाश्ता तो कीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहू तू डर क्यों रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा थोड़ी ना किया है कि मैं डरूं। इतना कहकर सभी नाश्ता करने लगते हैं। प्रकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और कालिंदी भी अपने पड़ोसन से बातें करने के लिए चली जाती है। पंकज और काजल घर में अकेले होते हैं। तभी काजल कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर कैसे चले आए? वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई कह दिया, वरना तो ना जाने क्या ही होता। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब संभाल लूंगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है जो तुम मेरे ससुराल चले आए? कहीं तुम प्रकाश को जान से मारने का तो कुछ नहीं सोच रहे हो? अबे पागल है क्या तू इतनी भी सुंदर नहीं दिखती कि तेरे पीछे मैं किसी का कत्ल कर दूं। तो फिर कि यहाँ मेरी सास के पैर दबाने आए हो? तेरी सास और तेरे पति की नाक के नीचे से उसका सारा पैसा और तुझे लेकर फरार हो जाऊंगा। नहीं, तुझे नहीं, सिर्फ पैसा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर काजल मजाक में पंकज को मारना शुरू कर देती है। पंकज काजल का कोई मुंह बोला भाई नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी की वजह से उसने प्रकाश से शादी कर ली थी। वो प्रकाश के साथ 7 फेरे तो ले चुकी थी,
लेकिन उसके साथ जीवन बिताने के बारे में कभी नहीं सोचती। सिर्फ पंकज के साथ ही रहना चाहती थी। दिन बीतते हैं और इन बीते दिनों में काजल और पंकज एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते। उनकी हरकत देखकर प्रकाश को काफी अजीब लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि पंकज काजल का मुंह बोला भाई होता है। एक रोज पंकज काजल के साथ पूरा पैसा लेकर भागने का प्लान कर चुका था। तभी काजल उससे कहती है, आज रात को ही हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुम बस रात में सोना नहीं। देर रात पंकज कालिंदी के कमरे में जाकर अलमारी से सारा पैसा और गहने ले लेता है। काजल अपने कमरे से सारे पैसे और जेवरात भी ले चुकी थी। तभी पंकज काजल के कमरे में आता है और धीरे से कहता है, कुछ रह तो नहीं गया ना? सब ले लिया ना तूने? जब सुबह ये प्रकाश उठेगा इसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तभी प्रकाश की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। प्रकाश अपनी माँ को भी बुलाता है और ये देखकर कालिंदी कहती है, मेरे तो भाग ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। जब तुझे मेरे बेटे के साथ ही नहीं रहना था तो शादी क्यों की तूने मेरे बेटे से? हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी तेरे साथ। अगर तुम्हें पंकज इतना ही पसंद था तो एक बार मुझसे कहती ना। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए खुशी खुशी तुम्हें तलाक दे देता, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्या बात कर रहा है? इससे धक्के देकर इसको घर से निकाल। जब इसके माँ बाप को इसके ऐसे कर्मों के बारे में पता चलेगा तब इसे अक्ल आएगी। जब भाग जाए इस लड़के के साथ। हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। भैया जी, ये हमारे पैसे और गहने यहीं छोड़कर जाओ। पंकज, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं प्रकाश के साथ ही रहना चाहती हूँ। और प्रकाश, आप भी मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे लगा मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रकाश बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला जाता है। कालिंदी तो काजल की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और काजल हर मुमकिन कोशिश करती है प्रकाश को मनाने की, लेकिन प्रकाश नहीं मानता और हार कर एक दिन काजल कहती है, प्रकाश, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें मना लूंगी और तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर काजल बैग उठाकर जाने लगती है। तभी प्रकाश काजल का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब तुमने पंकज के आगे मुझे चुना था। ये तो बस मेरी नाराजगी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब कालिंदी भी काजल को माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।